नमस्कार साथियों, सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेवाड़ राजवंश के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेवाड़ के गोहिल और सिसोदिया राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर रहेगी। तो एमसीक्यू के माध्यम से आज हम मेवाड़ राजवंश के इतिहास को विस्तार पूर्वक यहाँ पर पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ये सभी एग्जामों के लिए जैसे सीटी है, पटवार है, रीट है, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम, राजस्थान के जितने भी एग्जाम होगी उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होगा। तो आइए आज हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये, हाड़ी रानी कौन थी? तो हाड़ी रानी है जिसका नाम यहाँ पर सैल कंवर दिया गया है। तो ऑप्शन जैसे अमर सिंह की पत्नी, रतन सिंह चुंडावत की पत्नी का नाम, अमर सिंह की माता का नाम या रतन सिंह की माता का नाम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला हो जाएगा रतन सिंह चुंडावत की पत्नी का नाम यहाँ पर सैल कंवर था। तो इसको इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं, हाड़ी रानी। और रतन सिंह चुंडावत है, ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह। तो उनके प्रमुख सेनापति थे। प्रमुख सेनापति ये सलूम्बर के थे। और मेवाड़ में सैनिकों की कमान, हरावल कमान की दास्तां यही संभालते थे रतन सिंह चुंडावत। चुंडावतों के पास थे ये अधिकार। सेना की अग्रिम टुकड़ी जिसे हरावल कहा जाता है, तो हरावल की कमान सलूम्बर के चुंडावत संभालते थे। और यही रतन सिंह चुंडावत राज सिंह के प्रमुख सेनापति थे। तो इन्हीं की पत्नी का नाम था सहल कंवर। इनसे के बारे में एक पंक्ति हमको दिखाई थी, चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। इसमें छतरानी क्या जो हमें जानकारी मिल रही है वो हाड़ी रानी यही थी। और चुंडावत की यहाँ पर बात की, चुंडावत वो थे, वो रतन सिंह चुंडावत जी थे। रतन सिंह चुंडावत की पत्नी का नाम सहल कंवर था, जो हाड़ौती क्षेत्र की राजकुमार थी। इसका विवाह यहाँ पर रतन सिंह चुंडावत जी से हुआ था। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रतन सिंह चुंडावत की पत्नी का नाम यहाँ पर सहल कंवर, या इतिहास में इनको हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? यहाँ पर राज प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं। तो महाराणा राज सिंह ने, मेवाड़ के शासक थे महाराणा राज सिंह। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने यहां पर राजसमंद झील के किनारे, राज सिंह झील के किनारे नौचो की पाल नामक स्थान पर, नौचो की पाल, तो इसके पास में यहां पर एक प्रशस्ति लगवाई थी, इसका नाम था राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति। तो इसको लिखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग। और इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। यह भारत का सबसे बड़ा शिलालेख भी माना जाता है, राज प्रशस्ति है। जो राजसमंद जिला है उसमें राजसमंद झील के किनारे और नौचो की पाल नामक स्थान पर लिखी हुई है, ये राज प्रशस्ति है। इसके रचनाकार वो रणछोड़ भट्ट तेलंग है, तेलंगाना के ब्राह्मण पंडित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रणछोड़ भट्ट तेलंग हो जाएगा। तो इसमें रणछोड़ दास दिया हुआ ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट तेलंग। अगला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति भाषा है? तो ऑप्शन अवधी, ऑप्शन बी है मगधी, ऑप्शन सी है हिंदी और ऑप्शन डी है संस्कृत। तो इस पर हम पिछले वाले क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में लिखने वाला था वो रणछोड़ भट्ट था, रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो इन्होंने संस्कृत भाषा में ये राजप्रस्थिति लिखी थी। और ये झील की पूछे राजसमंद झील हो जाएगी, राजसमंद झील। और राजसमंद झील के निर्माणकर्ता राज सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी, जिनको राज सिंह प्रथम बोलते हैं। इन्होंने राजसमंद झील के किनारे रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा यहाँ पर राज प्रशस्ति लिखवाई थी, जिसकी भाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के प्रथम शाक्य का आंखों देखा वर्णन करने वाला जो इतिहासकार था वो इसके बारे में पूछा गया। तो कौन सा इसमें इतिहासकार था जिसने चित्तौड़ के इस शाक्य का आंखों देखा वर्णन किया? तो चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा था यह हुआ था 26 अगस्त 1303 को हुआ था। तो 26 अगस्त 1303 को इस समय चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। और चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। चित्तौड़ का पहला युद्ध था वो। चित्तौड़ का पहला युद्ध। इसी युद्ध के समय यहां पर चित्तौड़ में पहला शाखा हुआ था, जिसकी तारीख है 26 अगस्त 1303 में। तो इस तारीख की जानकारी में मिलते अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है, अमीर खुसरो। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फुतवह, खजाइन उल फुतवह। और इसी का दूसरा नाम मिलता तारीख अलाई, तारीख अलाही। तो यहां पर तारीख अलाई या खजाइन उल फुतवह एक ही ग्रंथ का नाम है, जिसकी रचना की थी अमीर खुसरो ने। इसी शाक्य के समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था। तो ये भी पूछ सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान में कौन सा इतिहासकार उनके साथ में था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख इतिहासकार भी था। तो इसी ने यहाँ पर चित्तौड़ की जो शाखा है पहला शाखा, उसकी आंखों देखा वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार का आविष्कार भी मानते हैं, सितार का आविष्कार ये अमीर खुसरो ने किया था, सितार का आविष्कार। और तबले का आविष्कार भी इन्होंने किया था, सितार का आविष्कार किया था। इनको तूती ए हिंद के नाम से जानते हैं, तूती ए हिंद। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख इतिहासकार रहे थे। इनके गुरु का नाम था, अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की मृत्यु एक ही समय में हुई थी, एक ही सन में हुई थी। वो समय है 1325 में। तो पहले निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है, और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार सुनते ही यहाँ पर अमीर खुसरो के भी प्राण चले जाते। तो अमीर खुसरो की मृत्यु भी 1325 है और निजामुद्दीन औलिया की भी मृत्यु 1325 है। तो इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में उनके साथ ही था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यहाँ पर बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की बात की गई यहाँ पर। तो देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो हो जाएगी, देश की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो हो जाएगी वुल्लर। ये प्राकृतिक झील है जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में ये। और इस झील में झेलम नदी का पानी आता है, तो इसका जल का स्रोत है वो झेलम नदी है। यहाँ पर बात की कृत्रिम मीठे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी झील पूछी गई है। यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी
कर्तरी मीठे पानी की झील हो जाएगी, सबसे बड़ी कर्तरी मीठे पानी की झील। तो वो हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी जयसमंद। तो जयसमंद है ये सलूम्बर में बनी हुई है, सलूम्बर वर्तमान में सलूम्बर में चली गई, पहले ये उदयपुर में बड़ा करती थी, अब सलूम्बर में स्थित है ये झील। इसका निर्माण किया था मेवाड़ के शासक थे महाराणा जयसिंह, महाराणा जयसिंह इस झील के निर्माण करता थे। और महाराणा जयसिंह ये महाराणा राज सिंह के पुत्र थे, महाराणा राज सिंह। और महाराणा राज सिंह ने भी मेवाड़ में झील बनाई थी जिसको हम राजसमंद झील बोलते हैं। तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने, और जयसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। इस जयसमंद झील को राजस्थान में ढेबर झील के नाम से जानते हैं, ढेबर झील। और इस नदी में जो इस नदी का जल का स्रोत है वो गोमती नदी है, मुख्य रूप से गोमती नदी है। तो गोमती नदी का पानी इस जयसमंद झील में आता है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, ये देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये जयसमंद झील भारत की दूसरी कृत्रिम मीठे पानी की झील भी है, भारत की दूसरी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। देखो एक क्वेश्चन के साथ हमको 10 क्वेश्चन याद हो रहे हैं, तो इसमें देखो ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। तो यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील पूछी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद। इसका निर्माण राणा जयसिंह ने करवाया था। राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, यहाँ पर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने करवाया था, या राज सिंह फर्स्ट ने करवाया था। पिछोला झील का निर्माण हुआ था राणा लाखा के समय, मेवाड़ के शासक थे राणा लाखा। जो जयसमंद झील बनी है वो जयसमंद सलूम्बर में बनी हुई है, जो पहले उदयपुर में आते थे। राजसमंद झील है वो राजसमंद झील में बनी हुई है। पिछोला झील है ये उदयपुर में बनी हुई है। और आना सागर है, इस झील का निर्माण किया था अर्णोराज ने, चौहान शासक अर्णोराज के द्वारा। अजमेर में जो झील बनाई गई थी वो आना सागर है, अजमेर में पड़ती है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है वो जयसमंद हो जाएगी। ये भारत की भी दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देवबाड़ी समझौता कब हुआ था? पहली बात तो देवबाड़ी समझौता, यहाँ पर ये पूछा गया देवबाड़ी समझौता हुआ कब था। इसमें समय दिया हुआ 1714, 1707, 1708 और 1710। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1708। यह समझौता 3 रियासतों के बीच का समझौता था। यहाँ पर जयपुर थी, मेवाड़ और मारवाड़। तो यह समझौता हुआ था 3 रियासतों के बीच में हुआ था। ये भी पूछ सकते कितनी रियासतें शामिल हुई थी इसमें? इसमें 3 रियासतें थी। 3 रियासतों के नाम बताइए। तो 3 रियासतें अगर पूछी जाए तो जयपुर हो जाएगी, जयपुर या आमेर हो जाएगी, एक ही बात है। इसको आमेर भी बोल सकते हो। तो आमेर, मेवाड़ और मारवाड़, इन 3 रियासतों के बीच में 1708 में जो समझौता हुआ था इसे हम देवबाड़ी समझौते के नाम से जानते हैं। ये 3 शासकों के बीच में भी था। तो 3 शासक कौन कौन थे उसके बारे में बात करते हैं। तो जयपुर का शासक था वो सवाई जय सिंह था, सवाई जय सिंह। मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था राणा अमर सिंह सेकंड, राणा अमर सिंह सेकंड। और मारवाड़ का जो शासक था, जो अभी शासक बनने के लिए मेवाड़ के शासक अमर सिंह से सहायता प्राप्त करा था, उसका नाम था अजीत सिंह, जो अभी मारवाड़ का शासक नहीं था, अजीत सिंह। इसी समझौते के बाद अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बनेगा। तो यहाँ पर ये 3 शासकों के बीच का समझौता हुआ था। इसमें मध्यस्थता जो कार्य किया था वो किया था वीर दुर्गादास राठौड़ ने, वीर दुर्गादास राठौड़। तो स्वामी भक्ति के लिए दुर्गादास राठौड़ को भी जाना जाता है।
इसको मारवाड़ का उदारक भी बोलते हैं, मारवाड़ का उदारक। दुर्गा राठौड़ को राजपूताना गेरिबाल्डी बोलते हैं, राजपूताने का गेरिबाल्डी। दुर्गा राठौड़ को मारवाड़ का अनबिंदिया मोती भी बोलते हैं, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। वह मोती से बिंदा नहीं जा सके, अनबिंदिया मोती। तो मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, मारवाड़ का उदारक, राजपूताने का गेरिबाल्डी, ये सभी वीर दुर्गादास राठौड़ के नाम है, इनके उपनाम है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की मध्यस्थता में यहाँ पर अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और राणा अमर सिंह के मध्य देबर समझौता हुआ था, वो हुआ था 1708 में। यहाँ पर सवाई जय सिंह और अजीत सिंह की महत्वाकांक्षा ये थी, अजीत सिंह को मारवाड़ राज्य चाहिए था, अजीत सिंह को मारवाड़ चाहिए था, इधर सवाई जय सिंह को जयपुर चाहिए था, क्योंकि जय सिंह यहां पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में यहाँ पर औरंगजेब के दो बेटे, एक का नाम था आजम, एक का नाम था मोजम। तो यहाँ पर जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था वो मोजम जीत जाता है और आजम इस युद्ध को हार जाता है। तो बाद में मोजम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासक बनता है और बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में यहाँ पर आमेर पर आक्रमण कर दिया था और उस समय आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह, और सवाई जय सिंह से यहाँ से जयपुर छोड़कर भाग जाते और वो जाते मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह के पास में। तो यहाँ पर पीछे से आमेर पर अधिकार हो गया था बहादुर शाह प्रथम का, बहादुर शाह प्रथम। तो इस प्रकार सवाई जय सिंह था, वो बेरोजगार हो चुके थे, वो यहाँ पर तीन राजाओं के आपस में समझौता था, उस समझौते का नाम था देबर समझौता। इसी समझौते के तहत सवाई जय सिंह को वापस जयपुर चाहिए था और इसी बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में आमेर का नाम बदल कर दिया था मोमिनाबाद। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आमेर का नाम कर दिया था मोमिनाबाद, मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। आमेर का नाम मोमिनाबाद या इस्लामाबाद करने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो बहादुर शाह प्रथम था, इसने आमेर पर अधिकार कर लिया था, इसलिए आमेर छोड़कर भागना पड़ा सवाई जय सिंह को। फिर सवाई जय सिंह मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और अजीत सिंह के साथ मिलकर देबर समझौता करते हैं। तो तीन रियासतें पूछी जाए तो जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1708 में देबर समझौता हुआ था, वो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर रियासतों के मध्य का समझौता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ गठबंधन कब हुआ था? तो यहाँ पर मुगल मेवाड़ गठबंधन की बात की गई है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि मुगल और मेवाड़ वाले आपस में समझौता कब करते हैं? ये समझौते वाली बात है जिसको हम संधि बोलते हैं, मुगल मेवाड़ संधि। तो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 5 जनवरी 1615 में। तो 5 जनवरी 1615 को मुगल मेवाड़ दोनों के बीच में संधि हो जाती है, मुगल और मेवाड़ राज्य के बीच में। इस समय मुगल शासक था वो थे जहांगीर, अकबर के पुत्र जहांगीर, जिसका बचपन का नाम था सलीम। और मेवाड़ का जो शासक था वो था अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, राणा अमर सिंह। तो जहांगीर के बेटे का नाम था खुर्रम और अमर सिंह के पुत्र का नाम था कर्ण सिंह। तो अमर सिंह से पहले मेवाड़ का जो राजा थे वो प्रताप थे और प्रताप से पहले था उदय सिंह। तो उदय सिंह और प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन यहां पर प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने यहां पर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यहां पर जहांगीर ने 1613 में खुर्रम को यहां पर चित्तौड़ अभियान के लिए भेजा था और यहां पर 1615 में खुर्रम की मध्यस्थता में और इधर कर्ण सिंह की मध्यस्थता में यहां पर दो शासकों के बीच में संधि हो जाती है।
यहाँ पर कर्ण सिंह के दबाव बनाने का अमर सिंह ने यहाँ पर संधि के लिए हाँ कर दी थी, इसलिए अमर सिंह और जहांगीर के मध्य ये मुगल मेवाड़ गठबंधन हो गया था। ये हुआ था 5 जनवरी 1615 को। इसे प्रथम मुगल मेवाड़ गठबंधन भी बोलते हैं, प्रथम मुगल मेवाड़ गठबंधन। इस संधि के बाद यहाँ पर खुर्रम और कर्ण सिंह घनिष्ठ मित्र बन चुके थे और अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह यहाँ पर मुगल दरबार में जाता है। तो मुगल दरबार में जाने वाला मेवाड़ का पहला शासक जो एक राजकुमार के रूप में गया था वो था कर्ण सिंह। मुगल मेवाड़ या मुगल दरबार में जाने वाला, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला शासक भी हो जाए कर्ण सिंह, और राजकुमार पूछे तो भी कर्ण सिंह था, क्योंकि मुगल दरबार में अमर सिंह नहीं गए थे। इस संधि के बाद अमर सिंह को आत्मग्लानि हो जाती है और अमर सिंह अंत में चले जाते हैं आहड़, और आहड़ में इनकी 26 जनवरी 1620 को आहड़ में ही अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद इनकी छतरी बनी हुई वो आहड़ में ही है। तो यहाँ पर मुगल मेवाड़ गठबंधन की बात की गई है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुगल मेवाड़ गठबंधन हुआ था वो होता 5 जनवरी 1615 को। अगला क्वेश्चन है, मुगल मेवाड़ संधि किसके मध्य हुई थी? तो इसके बारे में हम पिछले क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके, उसमें हम बता चुके कि मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, वो हुई थी अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। अमर सिंह प्रथम है, ये जहांगीर अकबर का पुत्र है। इन दोनों के बीच में 5 जनवरी को हुई थी 1615 को। तो पहली बार मुगल या पहली बार मेवाड़ वाले जो राजा थे वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। तो अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक वो था अमर सिंह। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक था, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का प्रथम शासक, तो इसका आंसर हो जाएगा उदय सिंह, क्योंकि उदय सिंह ने यहां पर शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। शेरशाह सूरी, क्योंकि उदय सिंह जब शासक बनता है तो उस समय शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाई थी, और उस आक्रमण से पहले यहाँ पर उदय सिंह ने चित्तौड़ की कुंजियां बिना युद्ध किए यहाँ पर उदय सिंह ने शेरशाह सूरी के पास पहुंचा दी थी, इसलिए अफगानों की यहाँ पर अधीनता स्वीकार हो जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संधि किसके मध्य हुई थी? तो अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। और अमर सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, और उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ व अंग्रेजों के मध्य संधि के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय यहाँ पर पहली बात, अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय यहां पर देश में 1817 से 1818 ये वह समय था जब संधियों का दौर चल रहा था, सहायक संधियां चल रही थी, और इस समय गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूत राजाओं से संधि करने के लिए जो अपना अधिकारी भेजा था उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ था। अंग्रेजों की तरफ से
संधि का प्रस्ताव लेकर आने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉप। तो चार्ल्स मेटकॉप यहाँ पर राजपूत राजाओं के पास जाता है। तो राजपूत राजा विभिन्न रियासतों के शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों से संधियां की थी। तो यहाँ पर मेवाड़ का शासक पूछा गया, अंग्रेजों से संधि करने वाले मेवाड़ का शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीम सिंह। भीम सिंह ने यहाँ पर 13 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। और यहां पर 22 जनवरी को 1818 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस संधि की पुष्टि कर दी थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं मेवाड़ और अंग्रेजों के बीच की जो संधि हुई थी उसकी पुष्टि करने वाला कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और इसने पुष्टि कब की थी? तो ये की थी 22 जनवरी 1818 को। इसी प्रकार बीकानेर का शासक पूछा जाए, बीकानेर का शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की थी वो सूरत सिंह था, सूरत सिंह। जयपुर से शासक पूछा जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला जयपुर का शासक या अंग्रेजों से संधि करने वाला जयपुर का शासक, तो वो हो जाएगा जगत सिंह, सवाई जगत सिंह सेकंड, जिसको जयपुर में बदनाम शासक के नाम से जानते हैं। बदनाम शासक था ये, जयपुर का बदनाम शासक, तो वो सवाई जगत सिंह सेकंड था। जोधपुर से अंग्रेजों से संधि करने वाला शासक पूछा जाए तो मान सिंह राठौड़ था, मान सिंह राठौड़। और मेवाड़ का जो शासक था, अंग्रेजों से संधि करने वाला मेवाड़ से कोई शासक पूछा जाए तो वो हो जाएगा भीम सिंह। और अंग्रेजों से शायद संधि करने वाली सबसे अंतिम राजस्थान की रियासत पूछी जाए तो वो हो जाएगी सिरोही, सिरोही रियासत। और सिरोही ने एक संधि की थी 1923 में, सॉरी ये संधि की थी 1823 में। तो सिरोही से अंग्रेजों ने शायद संधि कब की थी? 1823 में की थी। और इस समय सिरोही के शासक थे शिव सिंह चौहान, शिव सिंह चौहान। तो ये एक रियासत है जहां पर सबसे लास्ट में संधि की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम सिंह। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता व एकीकरण के समय, तो स्वतंत्रता व एकीकरण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता दिवस, तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था। तो समय पूछे गए आजादी के समय और एकीकरण के समय, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो था 1948 से लेकर 1956 तक। ये कुल 7 चरणों में चला था, इसमें 7 चरण बनाए गए थे। और ये पूछा हुआ एकीकरण और स्वतंत्रता के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो यहाँ पर अमर सिंह संधि के समय था, रतन सिंह है, एक रतन सिंह जी संग्राम सिंह जी के बेटे थे, एक रतन सिंह राहुल रतन सिंह था वो 1303 में शासक था, संग्राम सिंह सांगा था। तो यहाँ पर भोपाल सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। भोपाल सिंह जी यहाँ पर एकीकरण और आजादी के समय शासक थे। एकीकरण वह आजादी के समय, एकीकरण व आजादी के समय मेवाड़ के शासक थे वो भोपाल सिंह जी थे। और भोपाल सिंह जी राजस्थान के एकमात्र शासक है जो महाराज प्रमुख बने थे, महाराज प्रमुख। और ये इस पद पर रहे थे 1955 तक। एकीकरण के दौर में यहां पर मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह जी को यहां पर महाराज प्रमुख का पद दिया गया था। और राज प्रमुख जो बनाया गया था, राज प्रमुख वो बनाया गया था सवाई मान सिंह को, सवाई मान सिंह या मान सिंह सेकंड भी कह सकते हैं। तो सवाई मान सिंह जी 1956 तक एकीकरण के दौर में यहां पर चौथे चरण में जो वृहद राजस्थान संघ उसका नाम था, वहां से लेकर 1949 से लेकर 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख थे वो सवाई मान सिंह थे। और महाराज प्रमुख 1955 तक थे तो वो थे भोपाल सिंह जी, मेवाड़ के राजा थे। तो एकीकरण और स्वतंत्रता के समय मेवाड़ के राजा थे भोपाल सिंह जी। अगला क्वेश्चन है
हिंदुपत किस शासक की उपाधि थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हिंदुपत की बात की गई है। महाराणा प्रताप है, इसे मेवाड़ केसरी कहा जाता है, मेवाड़ केसरी। महाराणा सांगा है, इसे हिंदुपत है, हिंदुपत या हिंदुपति। यहां पर कुंभ है, इनको हिंदू सुल्तान कहा जाता है, हिंदू सुल्तान। और मेवाड़ के शासक राज सिंह जी को विजय कटकातु कहा जाता है, विजय कटकातु। और ये उपाधि हम इसकी जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति में, राज प्रशस्ति। तो जानकारी का स्रोत पूछा जाए, महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु कहा जाता है, इसकी जानकारी का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज प्रशस्ति, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। लिखने वाला जो विद्वान था उसका नाम रणछोड़ भट्ट तेलंग है। ये राजसमंद झील के किनारे लिखी हुई है। तो इसको संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख। तो राज प्रशस्ति को संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ये 25 काले संगमरमर के पत्थर पर लिखी हुई है, 25 काले संगमरमर, संगमरमर के काले पत्थर उन पर लिखी हुई है, जो संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, राज प्रशस्ति है। इसमें यहाँ पर राज सिंह को विजय कटकातु कहा गया है। तो यहाँ पर हिंदुपत की बात की, हिंदुपत कहा जाता है महाराणा सांगा को, क्योंकि संग्राम सिंह जी ने खानवा के युद्ध में सभी हिंदू शासकों को एक झंडे के नीचे लेकर आए थे। तो वो खानवा का युद्ध था, वो हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च को 1527 में हुआ था। इस युद्ध में संग्राम सिंह जी के साथ कई रियासतों से शासक लड़ने के लिए आते हैं, जैसे बीकानेर का इसमें आया था, बीकानेर से आया था राव जेत सिंह का बेटा कल्याणमल, राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल यहां पर संग्राम सिंह जी के साथ खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। मारवाड़ या जोधपुर से आया था, मारवाड़ या जोधपुर से आया था राव गंगा का बेटा, आया था मालदेव। जयपुर से आया था पृथ्वीराज कछावा, पृथ्वीराज कछावा। और मेवात से आया था हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती। तो यहां पर संग्राम सिंह जी सभी राजपूत शासकों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। इस युद्ध में खानवा का युद्ध था, जिसमें एक हिंदू संगठन बनकर तैयार हो गया था, हिंदू संगठन। लेकिन ये हिंदू संगठन है, इस संगठन को बाबर ने इसको ढहा दिया था। तो प्रसिद्ध विद्वान थे लेनपुल, लेनपुल ने खानवा के युद्ध में जैसी समाप्ति होती है उसके बारे में कहा जाता है कि इसने कहा था एक बड़ा हिंदू संगठन ढह गया है। तो ये हिंदू संगठन जो बनकर तैयार हुआ था वो युद्ध था खानवा का युद्ध। यहाँ पर संग्राम सिंह जी ने खानवा के युद्ध में कई हिंदू शासकों को एक कर दिया था, इसलिए इनको हिंदूपत, सभी हिंदू शासकों को एक पथ पर लेकर आने वाले राजा थे ये संग्राम सिंह जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा। अगला क्वेश्चन है, सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल टोड ने किसको बताया है? ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर शासक दिए प्रताप, राणा सांगा, राणा सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर राणा राज सिंह कर लेते हैं, राणा राज सिंह। तो प्रताप है, राणा सांगा है, महाराणा राज सिंह है और महाराणा कुंभा है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा महाराणा सांगा। तो संग्राम सिंह जी के शरीर पर कुल 80 घाव थे, शरीर पर घाव पूछा जाए तो 80 घाव, 80 घाव थे इनके शरीर पर। तो किस शासक के शरीर पर कुल 80 घाव थे? तो घाव की संख्या थी वो 80 थी, वो संग्राम सिंह जी के घाव थे। इनको जो पहला घाव दिया था इसी का हुआ था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने संग्राम सिंह जी के शासक बनने से पहले ही उनकी आंख फोड़ दी थी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने इनको पहला घाव दिया था। इसके बाद में
खातौली के युद्ध में संग्राम सिंह जी ने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया था। इस प्रकार खानवा के युद्ध तक, खानवा का युद्ध, तो इस युद्ध तक संग्राम सिंह जी के 80 घाव हो गए थे, 80 घाव। तो सर्वाधिक घाव जिस युद्ध में संग्राम सिंह जी को मिले थे वो खानवा का युद्ध था। यह युद्ध बाबर जीत जाता है और संग्राम सिंह जी इस युद्ध को हार जाते हैं। उनके शरीर पर कुल घावों की संख्या पूछी जाए तो 80 घाव थे, इसलिए इनको खंडित सिपाही भी कहा जाता है। खंडित सिपाही, खंडित सिपाही वो भी संग्राम सिंह जी थे। इनको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है, सैनिकों का भग्नावशेष। संग्राम सिंह जी को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष वो भी संग्राम सिंह जी को कहा जाता है। तो ये कहने वाले थे कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड थे राजस्थान के इतिहास के पितामह है, पितामह है, राजस्थान इतिहास के पितामह है। तो राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल टॉड को कहा जाता है। इनको राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है, जनक। इन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी थी। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, वो अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। पुस्तक का नाम एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जेम्स कर्नल टॉड ने। और ये संपादित प्रकाशित हो गई थी 1829 में। ये कर्नल टॉड के मृत्यु से पहले एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी। इसी का एक नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है, इसका पुस्तक का दो नाम, एक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है और इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जो प्रकाशित हुई थी 1829 में। इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था ये 1829 में, और दूसरा भाग इसका आया था 1832 में आया था, इसका दूसरा भाग। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में यहाँ पर राजस्थान का नाम पहली बार राजस्थान का प्रयोग किया गया। राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति विशेष पूछा जाए तो जेम्स कर्नल टॉड था। किस पुस्तक में जानकारी मिलती है तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलती है। तो जेम्स कर्नल टॉड ने यहाँ पर संग्राम सिंह को सैनिकों का भग्नावशेष कहकर पुकारा है। तो अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे वो कुषाणों ने चलाए थे, कुषाणों ने। तो कुषाण शासक भीम कडफिसस ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। भीम कडफिसस, कुजुल कडफिसस, यहाँ पर दो कुषाण शासक है। इसके बाद में कनिष्क भी इसी कुषाण वंश का महान राजा था। तो कुषाणों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। अब यहाँ पर मेवाड़ में पूछा गया, मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो यहाँ पर मेवाड़ में हो जाएगा बप्पा रावल। बप्पा रावल ने, जिसे कालभोज भी कहा जाता है, कालभोज, जिसे चार्ल्स मार्टल भी कहा जाता है, चार्ल्स मार्टल, जिसे मेवाड़ में गोयल साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है, गोयल साम्राज्य का संस्थापक। तो इसी बप्पा रावल ने मेवाड़ में सबसे पहले सोने की मुद्राएं चलाई थी, सोने के सिक्के। तो बप्पा रावल का जो सोने का सिक्का मिला है वो 115 ग्रेन का मिला है। 115 ग्रेन इस सोने के सिक्के की मात्रा है। यहाँ पर 115 ग्रेन का जो सिक्का मिला वो बप्पा रावल का ही मिला है मेवाड़ में। तो मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला जो शासक था वो बप्पा रावल था, बप्पा रावल। बप्पा रावल ने मेवाड़ में या सिसोदिया या गुहिल या मेवाड़ राजवंश की पहली राजधानी बनाई थी, वो नागदा बनाई थी।
नागदा। और इसी नागदा के पास में यहाँ पर बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाया था, एकलिंग नाथ जी का मंदिर। तो इसी से हमको पता चलता है कि मेवाड़ के जो शासक थे वो शैव धर्म मतावलंबी थे। तो एकलिंग नाथ जी का मंदिर 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने बनाया था। मेवाड़ में कैलाशपुरी उदयपुर में बनाया था ये मंदिर, कैलाशपुरी उदयपुर। और ये मेवाड़ी राजा के नाम से जाने गए थे, मेवाड़ी राजा। तो मेवाड़ के शासक थे वो एकलिंग नाथ जी को राजा के रूप में मानते थे और खुद को मेवाड़ के एकलिंग नाथ जी का दीवान समझते थे अपने आप को। तो मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग नाथ जी के दीवान अपने आप को मानते थे। तो एकलिंग नाथ जी को मेवाड़ी राजा के नाम से भी जानते हैं, जिसका मंदिर बप्पा रावल ने 737 ईस्वी में करवाया था। ये कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया गया था, नागदा के पास में। नागदा मेवाड़ राजवंश की पहली राजधानी है जो बप्पा रावल ने बनाई थी। और बप्पा रावल ने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के भी चलाए थे, जिनका सिक्का मिला 115 ग्रेन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो यहां पर इल्तुतमिश का आक्रमण, ये मेवाड़ का आक्रमण है जिसमें इल्तुतमिश ने मेवाड़ के राजा जेतर सिंह के समय किया था। और जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध। तो इसके बारे में हम पिछली जो पार्ट 1 सीरीज थी उसमें हम इस युद्ध की चर्चा कर चुके। ये युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। तो एक तरफ जो राजा था उसका नाम था जेतर सिंह, जो मेवाड़ के राजा थे, और सामने राजा थे गुलाम वंश के राजा इल्तुतमिश। यहाँ पर जेतर सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को हरा दिया था। इस युद्ध में जेतर सिंह जीत गए थे, इसे भूताला युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पर मुस्लिम सेना, भागती मुस्लिम सेना यहाँ पर मेवाड़ राज्य को तहस नहस करते हुए निकल रही थी। और उसी अंतराल में यहाँ पर मुस्लिम सेना ने यहाँ पर आहड़ को भारी नुकसान पहुंचाया था। आहड़, ये उस समय मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी, मेवाड़ की राजधानी। तो आहड़ को भारी नुकसान पहुंचा, इसलिए आहड़ की जो आर्थिक स्थिति वो कमजोर हो चुकी थी। और बाद में जेतर सिंह ने इसी युद्ध के बाद में अपनी राजधानी बनाई थी चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ यहां पर जेतर सिंह ने राजधानी बनाई। पहली बार चित्तौड़ को राजवंश की राजधानी बनाने में शासक कौन था? तो पहली बार ये राजधानी बनी थी जेतर सिंह के समय बनी थी। इसके बाद में निरंतर ये राजधानी लंबे समय तक रहेगी। तो यहाँ पर भूताला युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य। तो इस युद्ध में ये जेतर सिंह शामिल हुआ था, जो मेवाड़ का राजा था। इल्तुतमिश ये युद्ध हार चुका था। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जनक कहा जाता है, मकबरा शैली का जनक। इल्तुतमिश की पुत्र का नाम था रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान है ये भारत की प्रथम महिला शासिका है, प्रथम महिला शासिका। वो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान है। तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ के जो राजा थे वो थे जेतर सिंह। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में चावंड चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो यहाँ पर चावंड की बात की गई, चावंड चित्रकला। चावंड चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी वो तो हुई थी महाराणा प्रताप के समय। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था 1585 में। और प्रताप के समय यह राजधानी, प्रताप की मृत्यु हो गई थी 1597 में। तो ये चावंड राजधानी बनी थी 1585 में और मृत्यु हो गई थी प्रताप की 1597 में। ये राजधानी रही थी 1585 से लेकर 1615 तक रही थी। प्रताप के समय जो चावंड राजधानी रही थी 12 वर्ष तक रही थी, 85 97, तो 12 वर्षों तक प्रताप ने यहाँ पर शासन किया था।
और ये 12 वर्षों तक रही थी। प्रताप की मृत्यु के बाद भी 1615 तक ये चावंड है, ये मेवाड़ राज्य की राजधानी रही थी। तो यहाँ पर चावंड को सबसे पहले राजधानी बनाने वाले शासक पूछा जाए तो प्रताप थे। किसके समय चावंड राजधानी हट गई थी? तो वो प्रताप का बेटा था अमर सिंह। तो यहाँ पर मेवाड़ में चावंड चित्रकला स्वर्ण काल पूछा गया है, स्वर्ण काल। तो ये काल था अमर सिंह का, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम। तो इनका काल मेवाड़ में चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनका जो प्रमुख चित्रकार था वो निसारदीन था, निसारदीन, या कई किताबों में नासरुद्दीन भी नाम मिलता है इनका, नासरुद्दीन। तो निसारदीन इस अमर सिंह प्रथम का प्रमुख चित्रकार भी था। तो मेवाड़ में चावंड चित्रकला स्वर्ण काल माना जाता है, तो वो माना जाता है अमर सिंह का प्रथम का शासन काल माना जाता है। राजस्थान में सबसे पहले मेवाड़ का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ वो लिखा गया था तेज सिंह के समय। तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्र शैली का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ वो था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ये मेवाड़ शैली का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ है। और ये चावंड चित्रकला की जो शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप के समय हुई थी। प्रताप ने चावंड को राजधानी 1525 में बनाया था। और मेवाड़ में सबसे पहला शासक जिसने चावंड को राजधानी बनाया था वो भी प्रताप था। और अमर सिंह का काल है ये चावंड चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो अमर सिंह के समय 1615 तक ये चावंड राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में हुआ था, उस समय प्रताप की आयु कितनी थी? ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। शासक बनने की आयु पूछी गई है, कई शासकों में पूछी जाती है। जैसे पृथ्वीराज चौहान है, इनकी आयु पूछी गई थी। पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। मुगल शासक अकबर है, इनकी भी पूछी गई है, अकबर कितनी वर्ष की आयु में शासक बनता है? तो अकबर बनता है 13 वर्ष की आयु में। यहां पर प्रताप की पूछी गई है। पहली बात तो प्रताप का जन्म हुआ था, वो हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ था। वो हुआ था कुंभलगढ़ में हुआ था, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में हुआ था कटारगढ़ में, कटारगढ़ के बादल महल में हुआ था, बादल महल। तो 1540 से लेकर और शासनकाल जब राजा बने थे वो उम्र थी, वो समय था 1572 का। तो 40 72 इसमें जो अंतर है वो 32 वर्ष का हो जाएगा। तो 32 वर्ष की आयु में प्रताप मेवाड़ के शासक बने थे, मेवाड़ के शासक। इनको मेवाड़ केसरी कहा जाता है, मेवाड़ केसरी। और इनको हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर। महाराणा प्रताप को कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी रचना पित्तल और पातल में, यहां पर पातल जिसको नाम से संबोधित किया वो थे पातल, वो महाराणा प्रताप थे। और पित्तल थे वो थे पृथ्वीराज राठौड़। तो पृथ्वीराज राठौड़ को कन्हैयालाल सेठिया ने पित्तल के नाम से संबोधित किया। उसी प्रकार यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया ने प्रताप को पातल के नाम से संबोधित किया। तो यहाँ पर मेवाड़ के शासक बने थे, वो 32 वर्ष की आयु में शासक बनते। प्रताप मेवाड़ के शासक बनते समय उनकी आयु थी 32 वर्ष। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की युद्ध में प्रताप की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध, ये हुआ था 18 जून 1576 को। और ये हुआ था, एक तरफ अकबर था और दूसरी तरफ था महाराणा प्रताप। तो इस युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, एक तो था मिर्जा मान सिंह,
और अकबर का दूसरा जो सेनापति था वो था आसफ खां। आसफ खां। इधर महाराणा प्रताप की सेना में भी कई सेनापति थे, जैसे एक तो ग्वालियर का था रामशाह तोमर। रामशाह तोमर ये ग्वालियर का था। इसमें एक आया था हकीम का सूर। हकीम का सूरी या हकीम का सूर। एक आया था पुंजा भील। पुंजा भील। इसमें सलूम्बर से थे, चुंडावत में से कौन थे? वो थे करसनदास जी चुंडावत। करसनदास चुंडावत। तो इस प्रकार हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के साथ भी कई सेनापति थे। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा प्रताप की सेना में कौन शामिल नहीं था, तो यहाँ पर हकीम का सूर दिया हुआ है, पुंजा भील दिया हुआ है, हसन का मेवाती दिया हुआ है, रामशाह तोमर दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हसन का मेवाती नहीं था। तो हसन का मेवाती जो थे वो थे संग्राम सिंह जी के समय, सांगा के समय थे ये। और जिस युद्ध में शामिल हुए थे वो था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। और ये हुआ था 17 मार्च 1527 को। तो इस युद्ध में हसन का मेवाती शामिल नहीं हुआ था। हकीम का सूर है, ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध में वीरगति, ये युद्ध में वीरगति प्राप्त हो गए थे। हकीम का सूर है, ये प्रताप की सेना का अग्रिम भाग जिसे हरावल बोलते हैं, ये हरावल की कमान संभाले हुए थे। पुंजा भील है, ये प्रताप की सेना का चंद्रावल भाग, जिसको पीछे की टुकड़ी बोलते हैं, सेना के पीछे का भाग बोलता है, वो चंद्रावल होता है, पीछे का भाग। इस प्रकार हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप की सेना में जो शामिल नहीं हुआ था वो हसन का मेवाती था। हसन का मेवाती खानवा के युद्ध में संग्राम सिंह जी के समय शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में जयपुर का शासक कौन शामिल हुआ था? ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर खानवा के युद्ध की बात की गई है, खानवा का युद्ध, और ये हुआ था 17 मार्च 1527 को। एक तरफ बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ थी राणा सांगा की सेना। तो ये वही युद्ध है जिसमें संग्राम सिंह ने पाती परवन चलाई थी, पाती परवन प्रथा, पाती परवन। ये मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह जी ने राजपूत राजाओं को यहाँ पर पत्र लिखकर युद्ध में शामिल होने की यहाँ पर गुहार लगाई थी, और यहाँ पर निमंत्रण पत्र था जिसको हम पाती परवन बोलते हैं। तो सभी हिंदू शासकों ने यहाँ पर अपनी थोड़ी थोड़ी पाती इस युद्ध में दी थी। सभी छोटे छोटे शासक इस युद्ध में शामिल होने के लिए आए थे। तो खानवा के युद्ध में यहाँ पर 17 मार्च 1527 में ये हुआ था, बाबर व राणा संग्राम सिंह जी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जयपुर से जो शासक शामिल हुआ था, हम इसके बारे में पहले हम बता चुके, थोड़ा सा और बता दिया जाए। तो बीकानेर से जो आया था वो राव जेत सिंह का बेटा कल्याणमल आया था। इसमें कल्याणमल आया था। नागौर का जो राजा आया था, नागौर का शासक जो खानवा युद्ध में शामिल हुआ था वो खानाजादा था। खानाजादा, खानाजादा। जोधपुर का जो राजा आया था उसका नाम था गंगा। इस समय जोधपुर के शासक थे, तो गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को भेज दिया था, इसमें मालदेव शामिल हो गया था। मेवात से जो आया था उसका नाम था हसन का मेवाती। हसन का मेवाती। इसमें इब्राहिम लोदी का भाई भी शामिल था, इब्राहिम लोदी। जिसका नाम था मोहम्मद लोदी। इब्राहिम लोदी का भाई मोहम्मद लोदी भी इस युद्ध में आया था। इसके अलावा जयपुर से जो शासक आया था, जयपुर, जयपुर से जो शासक आया था उसका नाम था पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा। तो पृथ्वीराज कच्छावा जयपुर से इस युद्ध में शामिल हुए थे। पृथ्वीराज कच्छावा ने संग्राम सिंह जी की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम ही सांगा रख लिया था। तो अपने पुत्र का नाम संग्राम या सांगा रख लिया था, और इन्हीं के नाम पर जयपुर में आज सांगानेर बसा हुआ है।
सांगानेर। तो सांगानेर किसके नाम पे पड़ा था? वो मेवाड़ के सांगा नहीं थे, वो थे पृथ्वीराज कच्छावा के बेटे सांगा, उनके नाम पर ये जयपुर में जगह सांगानेर। तो ये इस युद्ध में शामिल होने वाले शासक थे। इसमें विश्वासघात करने वाला जो राजा था वो था सलहदी तंवर। सलहदी तंवर, ये इन्होंने इस युद्ध में विश्वासघात किया था। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो संग्राम सिंह जी की मृत्यु यहां पर पूछी गई है। संग्राम सिंह जी, जिनको हिंदूपत के नाम से जानते हैं, इन्होंने खानों के युद्ध में कई हिंदू शासकों को एक कर दिया था। तो यहां पर मृत्यु पूछी गई है। खानों का युद्ध हुआ था 1527 में, फिर 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1528 में मृत्यु। संग्राम सिंह की मृत्यु हुई थी 1528 में, और तारीख थी 30 जनवरी। 30 जनवरी 1528 को संग्राम सिंह जी की मृत्यु जिस स्थान पर हुई थी वो था कालपी। कालपी वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। संग्राम सिंह जी को मृत्यु से पहले जो जहर दिया गया था वो इरिच में दिया गया था। इरिच, इरिच ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो संग्राम सिंह जी की मृत्यु होने के बाद में उनका शव कालपी से लाया गया था मांडलगढ़। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। और कालपी से मांडलगढ़ लाने से पहले यहां पर संग्राम सिंह जी की बॉडी को यहां पर जहां पर रोका गया था वो स्थान था बसवा। बसवा पड़ता है दौसा में। तो यहां पर दौसा में सांगा का स्मारक बना हुआ है। सांगा का स्मारक मतलब चबूतरा बना हुआ है। और मांडलगढ़ में इनका अंतिम संस्कार हुआ था। अंतिम संस्कार। और इसी जगह पर संग्राम सिंह जी की छतरी भी बनी हुई है। छतरी तो 8 खंभों की छतरी है, वो मांडलगढ़ में बनी हुई है। मांडलगढ़ आता है भीलवाड़ा में। 8 खंभों की छतरी। और ये कहा जाता है कि इनकी छतरी का निर्माण करवाया था वो अशोक परमार ने करवाया था। अशोक परमार। तो ये अशोक परमार है, खाना के युद्ध में भी संग्राम सिंह जी की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। अशोक परमार ये भरतपुर के पास में जगह पर थी, वहां के छोटे से शासक थे। इनको संग्राम सिंह जी ने बिजोलिया ठिकाना दिया था। बिजोलिया, या इनको ऊपर माल की जागीर बोल सकते हैं। ऊपर माल की जागीर, इसी ऊपर माल की जागीर में बिजोलिया ठिकाना पड़ता है। तो ऊपर माल की जागीर संग्राम सिंह जी ने जिस व्यक्ति को दी थी वो अशोक परमार था। इसी अशोक परमार ने यहाँ पर संग्राम सिंह जी की 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनाई है। इनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था। कालपी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु वाली जो समय है वो 30 जनवरी 1528 में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुडा सम्मेलन, तो पहली बात तो हुडा एक जगह का नाम है। हुडा ये पड़ती है भीलवाड़ा में। यहां पर हुडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को हुआ था। यहां पर हुडा सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा था वो सवाई जय सिंह ने रखा था। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। और हुडा सम्मेलन बुलाने का जो कारण था वो था मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना। मराठों के खिलाफ था ये, मराठों के खिलाफ। ये भी पूछ सकते हैं राजस्थान के राजाओं ने मराठों के खिलाफ कौन सा सम्मेलन बुलाया था? तो वो उस सम्मेलन का नाम था हुडा सम्मेलन। और ये सम्मेलन बुलाया था भीलवाड़ा में। और सम्मेलन का प्रस्ताव जिस राजा ने रखा था वो जयपुर के थे सवाई जय सिंह। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले जो शासक थे वो थे मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड। मेवाड़ के थे जगत सिंह सेकंड। तो राणा जगत सिंह सेकंड ने यहाँ पर इस हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह जी थे।
संग्राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय। तो जब हुड़ा सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा गया था उस समय मेवाड़ के शासक थे संग्राम सिंह जी। संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है 1734 में। तो जब प्रस्ताव बुलाया जाता है उस समय मेवाड़ के शासक पूछा जाए तब संग्राम सिंह जी है, लेकिन अपरिहार्य कारणों से यहाँ पर संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में यहाँ पर राणा जगत सिंह को यहाँ पर इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पर मराठों के खिलाफ सम्मेलन हुआ था और हुड़ा भीलवाड़ा में पड़ता है, ये सम्मेलन यही हुआ था। मराठों से युद्ध करने का जो स्थान चुना गया था वो चुना गया था रामपुरा। तो इस सम्मेलन में कई हिंदू शासक उपस्थित हुए थे, लेकिन ये सम्मेलन था वो पूर्ण रूप से असफल हो गया था, असफल। इसमें जोधपुर से जो राजा आए थे उसका नाम था अभय सिंह जी, अभय सिंह। और अभय सिंह इस सम्मेलन को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो सम्मेलन था हुड़ा सम्मेलन वो असफल हो जाता है। यहाँ पर उद्देश्य था इस सम्मेलन का मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना था। जो सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था। इसकी जो प्रारूप है, जो प्रस्ताव है लेकर आए थे वो जयपुर के सवाई जय सिंह जी थे और अध्यक्षता करने वाले थे राणा जगत सिंह सेकंड। तो इसका राइटर हो जाएगा राणा जगत सिंह द्वितीय। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था, 21 जून को हुआ था। हल्दी घाटी मैदान है, ये राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में। ये दो पहाड़ियां पूछी जाए तो गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। तो खमनौर की जो पहाड़ियां वो राजसमंद में है और गोगुंदा की जो पहाड़ियां वो उदयपुर में है। इसलिए गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच में हल्दी घाटी का मैदान है जो राजसमंद में स्थित है। इसी मैदान में अकबर और प्रताप की सेनाओं के बीच में यहाँ पर युद्ध होता है। यह युद्ध होता है 21 जून को और 1576 को। यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के देखो सैनिक शक्ति के आधार पर प्रताप हार जाते हैं, लेकिन अकबर इस युद्ध में नैतिक उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाया था। तो प्रताप ने इस युद्ध के बाद में राजधानी कहां स्थापित की थी? तो गोगुंदा में तो प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक, तो ये भी पूछ सकते हैं। और राज्याभिषेक हुआ था 1572 में। इस समय प्रताप की आयु थी वो 32 वर्ष थी। और राज्याभिषेक राज तिलक या कटार किसने बांधी थी कमर में? तो कृष्णदास है, चुंडावत हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है, प्रताप का राज तिलक किसने किया था? तो कृष्णदास चुंडावत ने किया था। ये सलूम्बर के थे, कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप का राज तिलक किया था, या कमर में तलवार बांधने का काम कृष्णदास जी चुंडावत ने किया था। कोल्यारी गांव ये भी मेवाड़ी में पड़ता है। यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध में घायल हुए सैनिकों का उपचार करवाया गया था, उपचार सैनिकों का। इसी कोल्यारी के पास में एक जगह पड़ती है, एक पहाड़ी पड़ती है, चावंड एक स्थान है। इस चावंड को प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया था 1585 में। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में जावर, ये जावर एक खदान क्षेत्र था, मेवाड़ में खदान क्षेत्र। ये चांदी खान निकली थी यहाँ पर। वर्तमान में ये भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो सीसा व जस्ता ही खान है, सीसा व जस्ता। तो ये चांदी खान जो निकली थी वो राणा लाखा के समय निकली थी, राणा लाखा। तो राणा लाखा के समय मेवाड़ में चांदी चांदी हो गई थी, अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत थी लाखा के समय। तो कोल्यारी गांव है, यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध में जो सैनिक घायल हो चुके थे उनका उपचार करवाया गया था। गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 1572 में, जिस समय प्रताप की आयु 32 वर्ष थी। चावंड को प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी, चावंड को राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा चावंड। कोल्यारी में उपचार कर, कोल्यारी को राजधानी नहीं बनाया था। जावर है ये चांदी की खान है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बारे में हम पिछले कई क्वेश्चनों पर यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। एक तरफ प्रताप की सेना थी, दूसरी तरफ अकबर की सेना थी। इस हल्दी घाटी युद्ध को कई नामों से जानते हैं,
जैसे हाथियों का युद्ध, हाथियों का युद्ध, जैसे रक्त तलाई का युद्ध, जैसे मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली, जैसे खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, और जैसे गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। और यहां पर जो मैदान था उसकी उसका रंग था हल्दी घाटी, हल्दी की तरह, इसे हल्दी घाटी युद्ध भी कहा जाता है, हल्दी घाटी। ये हल्दी घाटी मैदान था वो राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद। और जिन दो पहाड़ियों के बीच में पड़ता है, एक तो खमनोर की पहाड़ी है, खमनोर, और एक पहाड़ी है गोगुंदा। तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो मैदान था उसका रंग हल्दी जैसा है, ये बीच का मैदान है उसका रंग हल्दी जैसा है, इसलिए इस बीच वाले मैदान को कहा जाता है हल्दी घाटी। इसी जगह पर अकबर और प्रताप की सेना के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और वो हुआ था 18 जून 1576 को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो यहाँ पर मेवाड़ दिया हुआ है, मारवाड़ दिया हुआ है, शेखावाटी दिया हुआ है और सिसोदिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिसोदिया और मेवाड़ एक ही बात है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ में जो सबसे पहला राजवंश था वो गुइल राजवंश था, गुइल, जिसको रावल शाखा बोलते हैं। और ये समाप्त हो गई थी 1303 में, रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई थी, रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह के साथ ये रावल शाखा या गुइल डायनेस्टी ये समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद में मेवाड़ में दूसरा छोटा सा राजवंश आया था, वो था सिसोदिया, जो निरंतर आज भी चल रहा है, सिसोदिया। ये स्थापित हुआ 1326 में और इसके संस्थापक थे राणा हमीर। यहां पर गुइल शाखा के संस्थापक थे वो थे गुइलोत, और राजवंश स्थापित किया था वो क्या था, बप्पा रावल ने, बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने तो राजवंश की स्थापना की थी और गुइलोत ने वंश को स्थापित किया था। यहां पर रावल रतन सिंह है, ये रावल डायनेस्टी के या गुइल शाखा के अंतिम राजा है। यहाँ पे सिसोदिया वंश के जो पहले शासक है वो राणा हमीर है। मारवाड़ है, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना हुई थी, राठौड़, और राठौड़ वंश का जो संस्थापक था वो राव सिंहा था, राव सिंहा। शेखावाटी में राव शेखा के नाम पर शेखावाटी का नाम है, राव शेखा के नाम पर शेखावाटी। और सिसोदिया है, इसकी स्थापना की थी राणा हमीर ने। तो यहाँ पर जितने भी राजवंश दिए गए जैसे मारवाड़, शेखावाटी है, सिसोदिया है, उनमें सबसे शक्तिशाली कोई राजवंश था 13वीं शताब्दी का तो मेवाड़ में थे, और मेवाड़ में गुहिल और सिसोदिया दो शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, चावंड राजधानी किस संबंध रही है, या चावंड राजधानी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन महाराणा कुंभा है, उदय सिंह है, प्रताप है और संग्राम सिंह जी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप। तो प्रताप ने यहां पर चावंड को राजधानी बनाया था, ये बनाई थी 1585 में चावंड। तो प्रताप ने लूणा चावंडिया को हराकर, लूणा चावंडिया, तो इसको हराने के बाद में चावंड पर अधिकार किया था, और चावंड को यहां पर मेवाड़ की राजधानी बनाई है, और ये लगातार रहेगी 1615 तक, लगभग 30 वर्षों तक, या 29 वर्ष भी कर सकते हैं, तो लगभग 29 वर्षों तक ये राजधानी रहेगी। प्रताप के समय राजधानी रहेगी 1597 तक, क्योंकि प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो प्रताप के समय पूछी जाए चावंड प्रताप की मृत्यु तक कितने वर्षों तक राजधानी रही है, तो ये हो जाएगी 12 वर्ष तक। इसी चावंड में प्रताप ने चावंड चित्र शैली को जन्म दिया था, चित्र शैली, जिसका स्वर्ण काल कहलाता है वो अमर सिंह का स्वर्ण काल, अमर सिंह का शासन काल है।
अमर सिंह का शासनकाल, ये चावड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण काल। तो चावड़ राजधानी वो बनाई थी, प्रताप ने बनाई थी, और प्रताप की मृत्यु होती है वो 1597 में हो जाएगी। जन्म है वो 1540 में हुआ था। राज्याभिषेक है वो 1572 में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? यहाँ पर बाबर को हराने वाले युद्ध की बात की गई है। तो पानीपत का पहला युद्ध है ये हुआ था 21 अप्रैल को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया था और ये जीत गया था बाबर। और बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद में, पानीपत के युद्ध के बाद में, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना बाबर ने की थी, मुगल सत्ता। तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और इसने 21 अप्रैल 1526 को इस पानीपत के पहले युद्ध के बाद में भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। फिर बाबर ने 1527 में 17 मार्च की बात है, 1527 में यहां पर बाबर ने संग्राम सिंह को हरा दिया था। तो बाबर और संग्राम सिंह के बीच हुआ था। इसमें बाबर ने संग्राम सिंह को हराया था। इस युद्ध को भी बाबर जीत गया था। घाघरा का युद्ध है ये हुआ था अफगान और बाबर के बीच। एक तरफ अफगानों की शक्ति है, दूसरी तरफ बाबर है, और ये युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। तो बाबर ने अफगानों की शक्ति को कुचलने के लिए यहां पर घाघरा की लड़ाई लड़ी थी। और ये घाघरा का मैदान है, ये घाघरा की नदी का नाम भी है, घाघरा नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। तो इसी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है घाघरा का मैदान है, यहाँ पर बाबर और अफगानों के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था। और अफगानों की शक्ति का नेतृत्व कर रहा था वो महमूद लोदी था, महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। यही महमूद लोदी खानवा के युद्ध में भी संग्राम सिंह जी के साथ बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए गया था। और खानवा का युद्ध हुआ था ये 27 में हुआ था। घाघरा का युद्ध ये 29 में हुआ था। पानीपत का ये 1526 में हुआ था। और बयाना का युद्ध हुआ था ये 16 फरवरी 1527 में। तो इस युद्ध में संग्राम सिंह जी ने बाबर की सेना को हरा दिया था। तो ये बयाना का युद्ध है, ये बयाना पड़ता है भरतपुर के पास में, भरतपुर। ठीक है, तो बयाना के युद्ध में यहां पर संग्राम सिंह जी ने बाबर की सेना को हराया था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? तो संगीत राज, संग्राम सिंह जी खुद कवि थे, इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे, जैसे संगीत राज, जैसे संगीत सार, इसके अलावा संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, इसके अलावा सुर प्रबंध, सुर प्रबंध, इसके अलावा रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया गीत गोविंद की टीका है, गीत गोविंद की टीका। और ये गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। तो जयदेव की गीत गोविंद की टीका है, उसका नाम रसिक प्रिय है। सूर प्रबंध एक ग्रंथ है, संगीत मीमांसा ग्रंथ है, संगीत सार ग्रंथ है। संग्राम सिंह जी के जो संगीत गुरु थे उनका नाम था सारंगधर व्यास, सारंगधर व्यास, ये संग्राम सिंह जी के संगीत गुरु है। और चित्रकला और गुरु, गुरु पूछा जाए तब हीरानंद हो जाएगा, हीरानंद। तो संग्राम सिंह जी का सबसे बड़ा ग्रंथ था वो था संगीत राज, संग्राम सिंह जी का सबसे बड़ा ग्रंथ। तो ये सभी ग्रंथों का सिरमौर भी कहा जाता है इसको। कुंभा के
सभी ग्रंथों का सिरमौर। जिसे राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर घुमर को कहा जाता है, उसी प्रकार से कुंभ के सभी ग्रंथों का सिरमौर जिस ग्रंथ को कहा जाता है वो है संगीत राज। संगीत राज है, ये कुल 5 भागों में बटा हुआ है, 5 भाग है इसके। इसका पहला भाग है पाठ रत्न कोश, पाठ रत्न कोश। दूसरा भाग है गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश। तीसरा भाग है नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। चौथा भाग है वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। और इसका 5वां भाग है रस रत्न कोश, रस रत्न कोश। तो बड़ा ही शानदार ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, सभी ग्रंथों में सबसे बड़ा है, सभी ग्रंथों का सिरमौर है। इनके संगीत गुरु का नाम है सारंगधर व्यास। इनके गुरु या चित्रकला गुरु पूछा जाता है हीरानंद हो जाएगा। और संगीत राज है, इसके 5 भाग है और 5 भागों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5। तो ये 5 रत्न कोशों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो चित्तौड़गढ़ का किला है, ये मेवाड़ के शासकों से पहले मौर्यों के दिन हुआ करता था, मौर्यों के दिन था ये। और मौर्यों का राजा उस समय था चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य के बाद में ये किला यहां पर बप्पा रावल ने इस पर अधिकार किया था, बप्पा रावल, बप्पा रावल। बप्पा रावल ने यहां पर गुहिल वंश, गुहिल राजवंश स्थापित किया था, गुहिल राजवंश। और ये किया था 734 ईस्वी में किया था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने यहां पर चित्तौड़ में गुहिल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। इस चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कहा जाता है, राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट। यह सर्वश्रेष्ठ गिरिदुर्ग का उदाहरण है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ गिरिदुर्ग पूछा जाए तो वो चित्तौड़ जाएगा। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। तो बात आ गई गौरव की। तो राजस्थान गौरव के बारे में बात करें तो राजस्थान गौरव, एक तो गौरव, एक तो बादरियो कहा जाता है, एक खेजड़ियों कहा जाता है, और एक चित्तौड़ का किला। तो इन तीनों को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, राजस्थान का गौरव। तो इन तीनों को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इधर चित्तौड़ का किला भी राजस्थान का गौरव है, लिविंग फोर्ट कहलाता है, राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट यही है। ये सर्वश्रेष्ठ गिरिदुर्ग का उदाहरण भी है। इस किले का यहाँ पर जब मेवाड़ वालों ने शासन स्थापित किया था उस समय ये मौर्य के दिन हुआ करता था। इस किले का पुनर्निर्माण जो नवीन रूप दिया था वो महाराणा कुंभा ने दिया था। महाराणा कुंभा के द्वारा इस किले का नवनीकरण करवाया गया था, नवनीकरण। जो वर्तमान का रूप है, तो आधुनिक चित्तौड़ को देख रहे हो, आधुनिक चित्तौड़ का निर्माता इसी कहा जाता है, आधुनिक चित्तौड़ का निर्माता हो जाएगा महाराणा कुंभा। तो यहाँ पर चित्तौड़ निम्नलिखित में किस शासक के चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम। इसने इस किले की मरम्मत करवा दी थी क्योंकि इसने यहाँ पर मुगल मेवाड़ संधि को तोड़ने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो इसमें बन्ने सिंह, अजीत सिंह, सज्जन सिंह और भगत सिंह दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह। तो महाराणा मेवाड़ के शासक महाराणा सज्जन सिंह ने यहां पर इजलास खास की स्थापना की थी। तो इजलास खास, इजलास खास इसकी स्थापना की थी
10 मार्च 1877 को। तो ये कविराजा श्यामलदास के कहने पर की गई थी, कविराजा श्यामलदास। तो कविराजा श्यामलदास की अनुशंसा से मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह जी ने यहाँ पर मेवाड़ में इजलास खास की स्थापना की थी, 10 मार्च 1877 को की थी। इसमें कुल 15 व्यक्ति, ये 15 सदस्यीय संस्था थी जिसको इजलास खास के नाम से जानते हैं। इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 15 थी सदस्य, वो थे 15। तो किसके कहने पे की थी? वो श्यामलदास जी के भी थे। श्यामलदास की रचना तो वीर विनोद, वीर विनोद ये श्यामलदास की प्रमुख रचना है। तो श्यामलदास जी ने वीर विनोद नामक ग्रंथ भी लिखा था। वीर श्यामलदास जी को कवि राजा की उपाधि मिली हुई है। तो यहाँ पर श्यामलदास के कहने पर मेवाड़ के शासक महाराणा सज्जन सिंह ने यहाँ पर इजलास खास की स्थापना की थी, और वो की थी 10 मार्च 1877 में की थी। इन्हीं के नाम पर मेवाड़ में, उदयपुर में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का नाम भी इनके नाम पे पड़ा है। और इन्हीं के समय मेवाड़ में आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, और ये हुई थी मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का आगमन मेवाड़ में जिस शासक के समय हुआ था वो महाराणा सज्जन सिंह जी थे। तो मेवाड़ में भी गए थे और मारवाड़ में भी गए थे। तो दयानंद सरस्वती मारवाड़ गए थे, उस समय मारवाड़ के शासक थे वो थे जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह सेकंड, ये मारवाड़ के शासक थे। जिस समय दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए थे उस समय सज्जन सिंह जी थे, और मारवाड़ गए थे उस समय जसवंत सिंह सेकंड थे। दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई थी, अजमेर में, और ये हुई थी 1883 में, दीपावली के दिन हुई थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में और मुंबई में हुई थी, और इसका कार्यालय वो 1877 में लाहौर कर दिया गया था, लाहौर। इसमें कुल नियम थे आर्य समाज में, और 10 नियम थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इजलास खास की स्थापना की थी सज्जन सिंह जी ने की थी, 10 मार्च 1877 को उदयपुर में की थी, श्यामलदास के कहने पर की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो उदय सिंह, मेवाड़ के शासक उदय सिंह थे। उदय सिंह की 1572 में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु उदय सिंह की। उदय सिंह ने मृत्यु से पहले यहां पर मेवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, वो जगमाल थे। तो उदय सिंह यहां पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए थे। लेकिन यहां पर सलूम्बर के, सलूम्बर चुंडावत, क्योंकि चुंडावत है, उनको भी अधिकार था मेवाड़ का अगला शासक कौन बनना है कौन नहीं बनना है, ये अधिकार भी चुंडावतों के पास था। तो करसनदास जी चुंडावत, करसनदास चुंडावत, तो करसनदास चुंडावत ने यहां पर प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, प्रताप को। तो उदय सिंह की मृत्यु के बाद उदय सिंह का जो अंतिम संस्कार किया था वो गोगुंदा में किया गया था, गोगुंदा। तो उदय सिंह की छतरी बनी हुई गोगुंदा में बनी हुई है, और इसी गोगुंदा के शमशान घाट में यहाँ पर करसनदास चुंडावत ने प्रताप की कमर में तलवार बांध दी थी। तो कमर में तलवार बांधना मतलब राज तिलक कर दिया था। जो राज की तलवार थी वो प्रताप की कमर में बांधी गई थी, और बांधने वाला था वो करसनदास जी चुंडावत थे, ये सलूम्बर के थे। इसलिए यहाँ पर उदय सिंह की मृत्यु के बाद में जब करसनदास चुंडावत ने प्रताप को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, प्रताप का राज तिलक कर दिया था, तो जगमाल नाराज हो चुका था। ये नाराज होकर चला गया था, अकबर की शरण में चला गया था। तो अकबर ने यहां पर प्रताप के भाई जगमाल को यहां पर जहाजपुर की जागीर दी थी, जहाजपुर, यह प्रताप भीलवाड़ा में।
तो भीलवाड़ा के पास जहाजपुर की जागीर अकबर ने प्रताप के भाई जगमाल को दी थी, और कुछ समय बाद में इसने अकबर ने इस जगमाल को आधा सिरोही देने की बात भी कही थी, आधा सिरोही। तो आधा सिरोही और जहाजपुर की जागीर यहां पर अकबर ने जगमाल को दी थी। अब आधा सिरोही देने की बात पर यहां पर सिरोही का शासक था राव सुल्तान, ये नाराज हो गया था राव सुल्तान। तो जब जगमाल राव सुल्तान से आधा सिरोही मांग रहा था, उस समय राव सुल्तान जगमाल से नाराज हो चुका था, इसलिए जगमाल और राव सुल्तान के बीच में 1583 में दत्तानी का युद्ध होता है। दत्तानी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राव सुल्तान ने जगमाल को मार दिया था। जगमाल युद्ध जीता है, जगमाल इसमें मारा गया था। राव सुल्तान दत्तानी का युद्ध जीत जाता है, जगमाल इस युद्ध में मारा गया था। तो यहाँ पर जहाजपुर की जागीर अकबर ने दी थी। तो प्रताप से नाराज होकर जगमाल अकबर की शरण में जाता है। अकबर ने इसको भीलवाड़े के पास जहाजपुर की जागीर दे दी थी और आधा सिरोही भी इनको दिया था, लेकिन आधा सिरोही की बात को लेकर राव सुल्तान सिरोही के राजा थे, वो नाराज हो गए। तो राव सुल्तान और जगमाल के बीच में युद्ध होता है, जिसको हम दत्तानी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगमाल सिंह। शक्ति सिंह ये भी अकबर के पास में था, ये भी अकबर के शरण में था, लेकिन बात की जहाजपुर की जागीर किसे प्रदान की गई थी, तो जगमाल को प्रदान की गई थी। उदय सिंह प्रताप के पिताजी है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? तो मेवाड़ की राजधानी बात करते हैं। मेवाड़ राजवंश में कई राजधानियां बनी है, जैसे सबसे पहली बनी है नागदा, ये बनाई थी बप्पा रावल ने। नागदा के बाद में आहड़ बनी है, ये बनाई थी अलट ने। आहड़ के बाद में यहां पर चित्तौड़गढ़ बनी है, ये बनाई थी जेत्र सिंह ने। चित्तौड़ के बाद में यहां पर उदयपुर बनी है, ये बनाई थी उदय सिंह ने। उदयपुर के बाद में गोगुंदा बनी है, ये भी उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में तो उदय सिंह ने बनाई थी। ये भी गोगुंदा के बाद में कुमलगढ़ बनी है, कुमलगढ़ ये भी प्रताप ने बनाई थी। कुमलगढ़ के अलावा यहां पर आवरगढ़ भी बनी है, ये भी प्रताप ने बनाई थी। आवरगढ़ के अलावा यहां पर चावंड भी बनी है, ये भी प्रताप ने बनाई थी। और चावंड के बाद फिर से चित्तौड़गढ़ बन गई है, चित्तौड़गढ़ ये बनी थी अमर सिंह प्रथम के समय। तो अमर सिंह प्रथम के समय एक बार फिर से चित्तौड़ राजधानी बन चुकी है, 1615 में बनी थी। तो यहाँ पर कई राजधानी बदली है मेवाड़ राजवंश में। तो अब प्रताप ने अपनी नवी राजधानी तो चावंड को बनाया था, और ये बनाई थी 1585 में। ये मेवाड़ की राजधानी रही थी 1585 से लेकर 1615 तक, और 15 में फिर से चित्तौड़ बन जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1585 चित्तौड़, सॉरी चावंड। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? तो पहली बात तो 17वीं शताब्दी, तो यहां पर महाराणा राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह। तो इस समय मारवाड़ में अजीत सिंह शासक बनने के लिए, अजीत सिंह ये मारवाड़ का शासक बनना चाहता था, और इनका जो संरक्षक था वो वीर दुर्गादास राठौड़ था, वीर दुर्गादास राठौड़। तो यहां पर मुगलों के खिलाफ, या यूं कहे औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ तो यहां पर औरंगजेब के खिलाफ दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे हम सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ये औरंगजेब के खिलाफ था। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध मेवाड़ का राज सिंह कर रहा था।
इसलिए राज सिंह औरंगजेब का विरोधी था। इधर मारवाड़ का शासक अजीत सिंह बनना चाहता था, लेकिन औरंगजेब इसको बनने नहीं दे रहा था। इसलिए राज सिंह और औरंगजेब के बीच में या दुर्गा राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में एक समझौता होता है, जिसको हम सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश सेव परंपरा का निर्वहन करता है? तो ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुहिल राजवंश। तो गुहिल राजवंश के प्रारंभिक शासक जैसे बप्पारावल है, पप्पारावल, तो इन्होंने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया था। एकलिंगनाथ जी, एकलिंगनाथ जी मतलब भगवान शिव, इनके उपासक है ये। तो इनके बप्पारावल ये शैव धर्म मतावलंबी था, पहले ही शैव धर्म, ये भगवान शिव का उपासक था, शिव का उपासक। एकलिंगनाथ जी के भक्त थे, मेवाड़ के राजा। बप्पारावल ने एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया था, मेवाड़ का राजा घोषित, इनको मेवाड़ी राजा बोलते हैं। मेवाड़ के राजा या मेवाड़ के शासक राज्य के बाहर जाते समय एकलिंगनाथ जी से आशीर्वाद लेते थे, और उस आशीर्वाद का कहा जाता आसन का लेना, आस का लेना। तो ये मेवाड़ के जितने भी राजा थे सब अपने आप को दीवान मानते एकलिंगनाथ जी का। तो ये भगवान शिव का मंदिर है। तो मेवाड़ के जो शासक है वो हमेशा शैव मतावलंबी रहे, शैव धर्म से संबंधित, तो भगवान शिव के उपासक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस मेवाड़ शासक के समय जावर में चांदी खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो यहाँ पर इसके बारे में हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा लाखा के समय। तो राणा लाखा के समय, राणा लाखा, इनके समय मेवाड़ में एक तो जावर की खान निकली थी, जावर की खान, इससे चांदी निकली थी, चांदी। देखो ऐतिहासिक दृष्टि से ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है। वही बात करें भौगोलिक दृष्टि से तो ये सीसा और जस्ते के लिए जानी जाती है, सीसा और जस्ता। ये उदयपुर में पड़ती है, जावर उदयपुर। तो राणा लाखा के समय जावर की खान यहाँ पर उदयपुर में निकली थी, इसमें चांदी निकली थी। और इसके अलावा पिछोला झील का निर्माण भी लाखा के समय हुआ था, पिछोला झील। इसी पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा बना जिसको नटनी गलकी का चबूतरा बोलते हैं, नटनी गलकी का चबूतरा। तो ये भी लाखा के समय बनाया गया था। पिछोला झील के किनारे एक स्थान पड़ता है बिजरी, तो बिजरी नामक स्थान पर नटनी गलकी का चबूतरा बना हुआ है। तो मेवाड़ के शासक जिनके समय जावर की खान निकली थी वो महाराणा लाखा जी थे। इनकी पत्नी का नाम था हंसाबाई, जो मारवाड़ के शासक राव चुंडा की पुत्री थी, रणमल की बहन थी। तो इन्हीं राणा लाखा का बेटा था जिसको हम कुंवर चुड़ा बोलते हैं, कुंवर चुड़ा, जिसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। यहां पर व्यक्ति, यहां पर शासक का नाम लिखना ठीक होगा। तो सॉरी, उस शासक का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। यहां पर शासक का नाम, तो शासक का नाम था राणा सांगा, सॉरी महाराणा कुंभा था, सॉरी। तो महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य। इसके अलावा इनको हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है, हिंदू सुल्तान। इसके अलावा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है,
स्थापत्य कला या वास्तुकला। स्थापत्य कला या वास्तुकला का जनक भी कुंभा को कहा जाता है। कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। तो 84 में से 32 किलो का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था। इसकी जानकारी का स्रोत है वीर विनोद। तो हम वीर विनोद के बारे में भी चर्चा कर चुके। वीर विनोद जो ग्रंथ था वो श्यामल दास ने लिखा था। श्यामल दास, तो श्यामल दास वीर विनोद लिखते, इन्होंने श्यामल दास ने ये जानकारी दी कि अकेले कुंभा ने मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण करवाया था। तो मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा है इनको अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, इसके अलावा इनकी और भी उपाधि जैसे हाल गुरु है, दान गुरु है, गजपति है, नरपति है, अश्वपति है, परम भागवत है, विश्व गुरु है, छाप गुरु है। तो इनकी कई उपाधियां हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर इन उपाधियों के अलावा इनको हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। ये कुंभा संगीत प्रेमी थे। कुंभा के बड़े बड़े ग्रंथ हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो यहाँ पर अभिनव भट्टाचार्य की बात की तो महाराणा कुंभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में कौन सा पद दिया गया था? तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह बन चुके थे, अजीत सिंह, और अजीत सिंह शासक बनते 1708 के बाद में, देवबार समझौते के बाद बनते हैं। हम देवबार समझौते के बारे में पढ़ चुके हैं, देवबार समझौता। इसके बाद में अजीत सिंह मारवाड़ के शासक बनते हैं। अजीत सिंह का जो संरक्षक था वो दुर्गादास राठौड़ है, दुर्गादास राठौड़। लेकिन अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है। राजस्थान की किस शासक को कान का कच्चा कहा जाता है? कान का कच्चा। तो अजीत सिंह के किसी ने कान भर दिए थे, तो अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को यहां पर मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। मारवाड़ से निष्कासित करने के बाद ये गए थे मेवाड़ में, मेवाड़ में गए थे। और मेवाड़ में उस समय शासक थे अमर सिंह बनते, सॉरी राज सिंह के बाद जय सिंह बनता है। पहले राज सिंह था। मेवाड़ के शासक राज सिंह और राठौड़ों के बीच में वो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन होता है। उसके बाद में जय सिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली थी। अमर सिंह बनता है। अमर सिंह के बाद संग्राम सिंह बनता है, संग्राम सिंह। तो यहां पर ये दुर्गा राठौड़ संग्राम सिंह जी के शरण में चले जाते हैं। कई किताबों में दुर्गा राठौड़ का अमर सिंह के पास जाना बताया गया है। अमर सिंह या मेवाड़ वालों ने यहाँ पर, सीधी सी बात, मेवाड़ वालों ने यहाँ पर इनको 2 जागीर दी गई थी। एक थी विजयपुरा और एक थी रामपुरा। ये 2 जागीरें दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में जाने के बाद उनको रहने के लिए दी गई थी। यहाँ पर पद कौन सा दिया गया था? वो था हकीम का पद। तो इनको हकीम का पद दिया गया था। और मेवाड़ में इनको विजयपुरा और रामपुरा की जागीरें भी दी गई थी। अजीत सिंह ने इनको निकाल दिया था मारवाड़ से। इनको कहा जाता है मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती, मारवाड़ का उधारक। इसके अलावा राजपूताना गैरिबाल्डी भी इनको कहा जाता है। पिछले क्वेश्चन में हम इसके बारे में बात कर चुके। तो संग्राम सिंह जी या कई किताबों में अमर सिंह भी दिया हुआ है। तो इनको विजयपुरा की और रामपुरा की जागीर इनको दी गई थी। तो मेरे हिसाब से संग्राम सिंह सही होगा। तो संग्राम सिंह ने यहाँ पर विजयपुरा और रामपुरा की जागीर इनको मेवाड़ में रहने के लिए दी गई थी। लेकिन एक कुछ समय के बाद में मेवाड़ इन्होंने छोड़ दिया था और ये चले गए थे उज्जैन। उज्जैन में इनकी छत्री बनी, मृत्यु हो जाती है उज्जैन में। नदी एक क्षिप्रा नदी, तो मृत्यु हो जाती है 1717 में इनकी मृत्यु हो जाती है उज्जैन में। और इनकी छत्री उज्जैन में बनी हुई क्षिप्रा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है,
राणा कुंभा की हत्या कहां हुई थी? तो यहाँ पर हत्या की बात की गई, मतलब यहाँ पर इसकी हत्या की गई थी। तो यहाँ पर अचलगढ़ दिया हुआ है, चित्तौड़गढ़ दिया हुआ है, नागदा दिया हुआ है, कुंभलगढ़ दिया हुआ है। तो कुंभा के बेटे उद्दा ने कुंभलगढ़ में यहाँ पर उदय सिंह सॉरी कुंभा की हत्या की थी, उदा ने या उदयकरण ने। तो उदा या उदयकरण ने यहाँ पर कुंभा की हत्या इसी कुंभलगढ़ में कर दी थी, चूरा गोम कर दी, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है, पितृहंता। तो मेवाड़ का पितृहंता पूछा जाए तो वो उदा या उदयकरण हो जाएगा। इसने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, और कहां की थी? तो कुंभलगढ़ हो जाएगा। कुंभलगढ़ का किला वो राजसमंद में बना हुआ है, राजसमंद में मेसा के पठार में बना हुआ है। तो यहाँ पर मेवाड़ का पितृहंता की बात की जाए तो ये हो जाएगा उदा। उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। इसी प्रकार से मारवाड़ का पितृहंता, मारवाड़ का पितृहंता, तो मारवाड़ का पितृहंता था वो थे, पहला पितृहंता था राव मालदेव, मतलब मारवाड़ में दो हुए थे। और दूसरा था राव भगत सिंह। तो भगत सिंह दूसरा पितृहंता है मारवाड़ का, और पहला है मालदेव। चौहानों के पितृहंता की बात की जाए, चौहानों का पितृहंता वो था जगदेव। इस जगदेव ने अपने पिताजी अनुराज की हत्या की थी, अनुराज। और अनुराज की हत्या करने के बाद जगदेव कुछ समय के लिए शासक बन जाता है। इस भगत सिंह ने हत्या की थी अजीत सिंह की। वही अजीत सिंह जिसका संरक्षक दुर्गा राठौड़ था। मालदेव ने हत्या की थी राव गंगा की, राव गंगा। भारत में पहला पितृहंता की बात करें, भारत का पहला पितृहंता भारत का प्रथम पितृहंता शासक की बात करें तो वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु था, और ये था हरेक वंश का राजा था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, बिंबिसार। तो ये पूरा राजवंश ही पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं इसको, पितृहंता राजवंश। तो ये हरेक वंश है, पितृहंता राजवंश कहलाता है, क्योंकि यहां पर अजातशत्रु हत्या कर अपने पिता की, अजातशत्रु की हत्या करने के बाद में उदय नाम का राजा था, उसने हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? तो प्रताप का शासनकाल की बात करें तो प्रताप का जो शासनकाल था 1572 से लेकर 1593 तक है। 1597 में प्रताप का पुत्र, जिसको अमर सिंह प्रथम के नाम से जानते हैं, अमर सिंह प्रथम, तो ये मेवाड़ का शासक बनता है। और इसका शासनकाल है 1597 से लेकर 1620 तक। और इन्हीं के समय मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि। और ये वही अमर सिंह है जिसकी छतरी सबसे पहली बार आहड़ में बनाई गई थी। आहड़ में प्रथम छतरी जिस मेवाड़ के शासक की बनी हुई है वही अमर सिंह है। तो यहाँ पर अमर सिंह प्रताप का पुत्र है। तो यहाँ पर प्रताप की मृत्यु के पश्चात कौन सा शासक मेवाड़ का बनता है? तो हो जाएगा अमर सिंह प्रथम। तो ये अमर सिंह प्रथम मेवाड़ का शासक बनता है। अमर सिंह की मृत्यु होती है आहड़ में, आहड़। तो आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट भी कहा जाता है, मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट।
तो मेवाड़ के महानाव का शमशान घाट भी आहड़ को कहा जाता है। तो आहड़ एक सभ्यता भी है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आहड़ एक सभ्यता का नाम भी है जो उदयपुर में है, जो आयड नदी किनारे पर है। आयड ऑप्शन है तो बेड़ज करना है, आयड और बेड़ज दोनों ऑप्शन में तो बनास करना है। तो ये मुख्य रूप से आयड और बेड़ज नदी के संगम पर एक सभ्यता विकसित हुई थी, उसका नाम आहड़ सभ्यता है। इसी आहड़ में मेवाड़ के शासक अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हुई थी वो 26 जनवरी को हुई थी, 26 जनवरी 1620 को। और इसी दिन के बाद में यहाँ पर छत्रियां, मेवाड़ के जितने भी महाराणा हुए थे उनकी छत्रियां आहड़ में बनी हुई है, जिसमें पहली छतरी वो अमर सिंह की बनी हुई है। प्रताप की मृत्यु के बाद में मृत्यु हुई थी 1597 में। 1597 में नया राजा बन गया था वो अमर सिंह प्रथम था, जो प्रताप सिंह के बेटे थे। अमर सिंह का जन्म हुआ था 1559 में, और 1559 में यहाँ पर उदयपुर की स्थापना हुई थी। उदयपुर की स्थापना ये की थी उदय सिंह ने। तो उदय सिंह का पोता था अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म 1559 में हुआ था, और ये उदयपुर की स्थापना का समय भी यही है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी से बिना युद्ध किए चित्तौड़ की कुंजियां सौंपने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन अमर सिंह है, उदय सिंह है, राज सिंह है, जगत सिंह है। तो यहाँ पर उदय सिंह हो जाएगा इसका ऑप्शन। हुमायूं के बाद दिल्ली में शासक बनता है हुमायूं। हुमायूं को 1540 में शेरशाह सूरी ने दिल्ली से भागने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए 1540 में दिल्ली का शासक बन गया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी को भारत में दूसरा अफगान वंश संस्थापक कहा जाता है, दूसरा अफगानी राजवंश का संस्थापक। और इसी शेरशाह सूरी ने भारत में रुपया नामक मुद्रा भी चलाई थी, जो आज भी प्रचलित है। भारत की रुपया नामक मुद्रा चलाने वाला शेरशाह सूरी था, ये सूर्यवंश का राजा है। तो ये दूसरा अफगान वंश का संस्थापक है। तो पहला अफगान वंश का संस्थापक था, पहला अफगान वंश का संस्थापक तो वो था बहलोल लोदी। तो वो था बहलोल लोदी। ये लोधी वंश की स्थापना की थी इसने। शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की है। शेरशाह सूरी का शासनकाल याद रखना है तो आपको 1540 से लेकर 1545 तक रखना है। इसी शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण भी किया था, जीटी रोड, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जानते। तो यहां पर उदय सिंह ने बिना युद्ध किए यहां पर जो चित्तौड़ की कुंजियां थी वो शेरशाह सूरी को सौंप दी थी। इसलिए उदय सिंह मेवाड़ का वह शासक है जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की है, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का शासक। तो अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का जो पहला शासक है वो उदय सिंह हो जाएगा। वहीं बात करें तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला हो जाएगा वो अमर सिंह प्रथम हो जाएगा, और अंग्रेजों से संधि करने वाला मेवाड़ का शासक हो जाएगा वो हो जाएगा भीम सिंह। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दीघाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हल्दीघाटी के युद्ध के कई नाम थे, जिसे अबुल फजल ने इसको खमनोर का नाम दिया है, खमनोर का युद्ध। कर्नल टोड ने इसे हल्दीघाटी का युद्ध कहा है, हल्दीघाटी का युद्ध, या कर्नल टोड ने इसको मेवाड़ की थर्मोपली भी कहा है, मेवाड़ की थर्मोपली। बदायूं ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है, गोगुंदा का युद्ध। और गोपीनाथ शर्मा ने भी अपनी पुस्तक में यहाँ पर हल्दीघाटी युद्ध हुआ था वो 18 जून माना गया, 18 जून 1576 को। लेकिन गोपीनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में यहाँ पर इस युद्ध की तारीख अलग ही बताइए, वो बताइए 21 जून 1576 में युद्ध होना बताया गया। ये भी पूछ सकते हैं किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी युद्ध की तारीख है वो 21 जून बताई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपीनाथ। तो यहाँ पर हल्दीघाटी युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल है, ये अकबर के प्रमुख दरबारी इतिहासकार थे। ये प्रमुख दरबारी इतिहासकार है। जिस प्रकार से अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख दरबारी इतिहासकार था, उसी प्रकार से अबुल फजल अकबर का प्रमुख इतिहासकार रहा है। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ अकबरनामा, जिसका तीसरा भाग आईन अकबरी कहलाता है, आईन अकबरी, तो ये अबुल फजल के ग्रंथ है। तो इसी अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है, क्योंकि अबुल फजल को ये लगा है कि हल्दीघाटी युद्ध है, ये कहीं ना कहीं खमनोर की पहाड़ी के पास लड़ा गया है, इसलिए इसने खमनोर का नाम दे दिया। बदायूनी को लगा कि ये युद्ध गोगुंदा के पास लड़ा गया है, इसलिए इस युद्ध का नाम गोगुंदा का नाम दे दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? तो इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान में वास्तुकला और स्थापत्य कला का जनक होते महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा राजस्थान में सर्वाधिक निर्माणकारी है, सर्वाधिक निर्माणकारी है, वो महाराणा कुंभा ने करवाए थे, महाराणा कुंभा। इसीलिए इनको राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 किले बनाए थे, अकेले ने 32 किले बनाए, तो निर्माण सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा हो जाएगा। कुंभा को इतिहास में हिंदू सुल्तान के नाम से जानते हैं, हिंदू सुल्तान। तो कुंभा एक बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा योद्धा और अच्छा संगीतकार भी था, अच्छा एक कवि भी था, इसलिए यहाँ पर वास्तुकला का जनक पूछा जाए तो महाराणा कुंभा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो साथियों, ये क्लास आज राजस्थान के इतिहास के बारे में हमने मेवाड़ राजवंश का इतिहास यहाँ से देखा है। तो आज इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा देखें, क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों।